ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट में बीएमसी बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इस चैप्टर का 2 वीडियो बना चुके हैं। इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से 50 तक सॉल्व किए थे, सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से लेकर 100 तक सॉल्व किए थे। तो ये 9th नंबर टॉपिक है गुप्ता एंड गुप्ता का। इससे पहले भी हम लोग 1 से लेकर 8 तक जो फ्लूइड मैकेनिक्स से सॉल्व करते हुए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग तक सॉल्व कर चुके हैं, जो कि इस चैनल पे डाला हुआ है। इस पार्ट में हम लोग 101 से लेकर के आगे तक सॉल्व करेंगे। ये बीएमसी या बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का तीसरा वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से 50 तक सॉल्व किए थे, सेकंड वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक सॉल्व किए थे। तो ये थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 101 से आगे में 100 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अलग को प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मीन्स 101 नंबर देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है मेरा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द ब्रिक मैसनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। बोल रहा है कि अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर मीन्स एक अल्टरनेटर मतलब कह रहा है कि लेइंग जो कह रहा है बॉन्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है किस में अल्टरनेट होना चाहिए किसमें हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। मतलब एक ही कोर्स में एक बार स्ट्रेचर हेडर डाल रहा है तो एक बार स्ट्रेचर डाल रहा है, तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं, उसमें भी ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक कोर्स में अगर हम हेडर डाल रहे हैं तो सिर्फ हेडर होगा, इसका अगला कोर्स जो होगा उसमें स्ट्रेचर डालेंगे तो स्ट्रेचर होगा। मीन्स अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर मतलब अल्टरनेट कोर्स में डाला जाता है हेडर और स्ट्रेचर तब होता है। बट यहाँ पूछ रहा है ईच कोर्स मीन्स प्रत्येक कोर्स में अगर अल्टरनेटली हेडर और स्ट्रेचर डाले तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्म्स बॉन्ड बोलते हैं। और अगर सिंगल ब्रिक का है अगर जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो सिंगल ब्रिक होता है, मीन्स इसका जो थिकनेस होता है 1 ब्रिक बाल होता है। और डबल फ्लेमिश सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड डाला जाए तो इसका जो होता है वो डेढ़ ब्रिक 1:5 ब्रिक वाल होता है। जिसका थिकनेस जो होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का तो 1.5 ब्रिक का होता है, मीन्स 1:1:2 ये होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का थिकनेस ब्रिक वाल का। अगर डबल फ्लेमिश बॉन्ड का होगा तो सिंगल ब्रिक का ही होता है, 1 ब्रिक वाल का होता है। इंग्लिश बॉन्ड में हम लोग देख लिए, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है अल्टरनेट कोर्स में होता है। हेडर और स्ट्रेचर जो होता है अल्टरनेट कोर्स में होता है, ईच कोर्स में नहीं होता है। तो ईच कोर्स में जब पूछे तो फ्लेमिश बॉन्ड। और एक और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि अगर जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है तो एक तरह का ये डबल बॉन्ड, एक तरफ ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिखता है और एक साइड से ये इंग्लिश बॉन्ड दिखता है। ठीक है, तो जो फेस साइड होता है, जो फेसिंग साइड होता है उसमें जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिखता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है बॉल उसको एक साइड से अगर देखे जाए मीन्स फेसियल साइड से अगर देखा जाए फेसिंग साइड से तो वो डबल फ्लेमिश बॉन्ड शो करता है और बैक साइड से अगर देखा जाए तो इंग्लिश बॉन्ड शो करता है। ठीक है, तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का एक खासियत होता है इसका एक साइड से अगर देखें फेसिंग साइड से तो ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तरह दिखता है और बैक साइड से देखा जाए तो इंग्लिश बॉन्ड की तरह से दिखता है। लेकिन इसका जो मिनिमम थिकनेस जो होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का 1:2 मीन्स 1.5 ब्रिक का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसका आंसर जो हो गया अल्टरनेट ईच कोर्स में पूछ रहा था अल्टरनेट हेडर, तो इसका हो गया कौन सा डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, मिनिमम थिकनेस जो होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड का 1 ब्रिक बाल होता है, मिनिमम थिकनेस 1 ब्रिक का होता है। लेकिन देखा जाता है स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, इस तरह से अगर बने जिसमें सिर्फ स्ट्रेचर ही रहे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। इन ब्रिक मशीनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ बाल। कब होगा जब स्ट्रेचर बॉन्ड, जब इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, ये तो लेंथ हो जाएगा, थिकनेस इसका कितना होता है हम लोग जानते हैं। ब्रिक का जो डायमेंशन होता है, जो लेंथ होता है 190 होता है mm में, और अगर हाइट देखा जाए, हाइट और विड्थ देखा जाए तो 90 होता है। तो जो मिनिमम होना चाहिए स्ट्रेचर बॉन्ड का, जो विड्थ ऑफ बाल स्ट्रेचर बॉन्ड तो 90 mm होगा, जो ब्रिक का होगा वो। ये हो जाए
लेंथ होता है ब्रिक का, ये बिड्थ होता है, जो ब्रीथ होता है उसी का थिकनेस हो जाएगा बाल का स्ट्रेचर बॉन्ड का। तो ये बिड्थ हो गया, तो यही पूछ रहा है कितना होगा, तो 19 mm होगा। दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। जो स्टोन कंस्ट्रक्शन जो होता है, स्टोन मशीनरी जो होगा, स्टोन पर जो प्रेशर एक्ट रहा है वो कहाँ एक्ट करेगा, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। जो बेडिंग प्लेन होता है, जो बेडिंग प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर ही एक्ट करता है क्या, प्रेशर एक्ट करता है स्टोन मशीनरी में। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, परपेंडिकुलरी। विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी यूज्ड फॉर हर्टिंग द थिकर वाल, और विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी यूज्ड फॉर हर्टिंग द थिकर वाल। थिकर वाल को यूज करने के लिए इसमें कौन सा हम लोग हट करेंगे वो पूछ रहा था। विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी यूज्ड फॉर हर्टिंग द थिकर बाल। तो थिकर बाल के लिए हम लोग कौन यूज करेंगे, तो हेडर यूज किया जाता है। थिकर बाल के लिए हम लोग हेडर यूज किया जाता है। हेडर इस तरह से बनता है अगर बाल, तो उसको हेडर बोलते हैं। इसमें सिर्फ हेडर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्यून क्लोजर। क्यून क्लोजर क्या होता है, क्यून क्लोजर होता है जब इसका लेंथ ब्रिक का अगर आधा कर दिया जाए, मीन्स लेंथ जो है पूरा रहे और इसका जो विड्थ है बीच से काट दिए हैं सेक्शन अगर इसका लेंथ वाइज, तो जो ये हाफ पोर्शन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यून क्लोजर। ठीक है, अगर किंग क्लोजर बोलता तो किंग के लिए हम लोग इसका ट्रायंगुलर पोर्शन अगर यहाँ से काटते हैं, ये ब्रिक है, ये ब्रिक का ये पार्ट इतना काट के अगर हटा देते हैं, तो जो बनता है पोर्शन, जो रेस्ट पोर्शन जो बच गया मेरा, इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। ये किंग की तरह चेयर बन गया तो कुर्सी, तो इसको किंग क्लोजर। क्यून क्लोजर क्या बोलता है, क्यून क्लोजर अगर लेंथ वाइज हाफ कर देते हैं, तो उस लेंथ को जो यहाँ से अगर सेक्शन काट दे लेंथ वाइज, तो ये सेक्शन जो बटा वो हो गया क्यून क्लोजर। क्यून क्लोजर में क्या होता है, लेंथ सेम रह जाता है और हाइट सेम ले जाता है, सिर्फ विड्थ जो होता है वो b/2 हो जाता है। ठीक है, विड्थ आधा हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्यून क्लोजर कौन सा होगा, तो क्यून क्लोजर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ब्रिक लैड विथ लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑन द डायरेक्शन बाल, ब्रिक लैड विथ ब्रेड्थ पैरेलल टू द ब्रिक, ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड हैड डेप्थ अदर ब्रिक बट हाफ द विड्थ। विड्थ जो हो रहा है हाफ हो रहा है बट लेंथ और जो डेप्थ है वो सेम रह रहा है। तो इस तरह से मेरा क्यून क्लोजर हो गया। अभी बोले क्यून क्लोजर ये होता है आप, तो इस तरह से मेरा सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 6 नंबर क्या करा, मिनिमम थिकनेस ऑफ बाल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बोल रहा है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड अभी हम लोग देखेंगे मिनिमम इसका थिकनेस कितना होता है, 1/2 में 1.5 ब्रिक बाल होता है इसका मिनिमम थिकनेस, तो कह सकते हैं 1.5 ब्रिक बाल। ठीक है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का एक और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर फेसिंग साइड से इसको अगर देखा जाए तो ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तरह शो करता है, अगर बैक साइड से अगर देखा जाए तो इंग्लिश बॉन्ड की तरह शो करता है। अगर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर ये फेसिंग साइड से देखा जाए तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तरह शो करता है, और बैक साइड से अगर देखा जाए तो इंग्लिश बॉन्ड की तरह शो करता है। और इसका जो मिनिमम थिकनेस होता है 1.5 ब्रिक बाल होता है, दैट इज सी। ठीक है, अगर सिर्फ 1 ब्रिक बाल का था तो 1 ब्रिक किसका होता है, तो ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड का होता है। अगर डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोला जाए तो मिनिमम थिकनेस जो होता है 1 ब्रिक बाल होता है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लाइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोटार एंड फॉर फॉर्मिंग ज्वाइंट। इंपॉर्टेंट इसमें टूल्स कौन सा होता है, तो लाइंग एंड लिफ्टिंग मीन जो मोटार होता है उसको लेयर करने के लिए और उसको उठाने के लिए जो यूज होता है टूल्स, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको थ्रोबल बोलते हैं। ट्रॉबल जो होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द एक्सपेंशन ज्वाइंट इन मशीनरी बाल। मशीनरी ज्वाइंट में जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है और बाल लेंथ ग्रेटर देन एक्सपेंशन ज्वाइंट इन मशीनरी बाल। मशीनरी बाल में पूछ रहा है कि एक्सपेंशन ज्वाइंट कितना होता है, तो मशीनरी बाल में जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है कितना पर प्रोवाइड करता है, 40 मीटर, दैट इज डी। नेक्स्ट देखा जाए, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड। अगर हैवी लोड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं, तो हैवी लोड के लिए हम लोग इंग्लिश बॉन्ड यूज किया जाता है, दैट इज इंग्लिश बॉन्ड फॉर हैवी लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोटार ज्वाइंट इन मशीनरी विच इज नॉर्मल टू द फेस ऑफ बाल इज नोन एज। जो मोटार ज्वाइंट होता है कि जो है वो नॉर्मल है किसका, द फेस ऑफ द बाल। जो फेस ऑफ बाल का जो नॉर्मल है, अगर ये बाल है इसका नॉर्मल अगर जो मोटार इस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्रॉस ज्वाइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइंट बोलते हैं। द सिलेंडरस रेशियो ऑफ मशीनरी बाल। मशीनरी बाल का जो सिलेंडरस रेशियो होता है कितना होता है, 20 होता है। सिलेंडरस रेशियो कितना होता है मशीनरी बाल का, 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड। लाइम एंड सैंड में पूछ रहा है कि प्रोपोर्शन कितना होता है मोटार बनाने के लिए, तो लाइम एंड सैंड का 1:2 होता है। यहीं पर अगर सीमेंट और सैंड रहता तो कितना होता है,
1:3 होता है या 1:6 होता है। पर जनरली प्लास्टर के लिए 1:6 होता है और ब्रिक बाल के लिए 1:4 होता है। तो हम लोग देख लें कि यहाँ पे लाइम एंड सैंड है। तो लाइम एंड सैंड के लिए कितना होता है 1:2 मीन्स 1 पार्ट ऑफ होता है लाइम का एंड 2 पार्ट होता है सैंड का। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नंबर ऑफ वर्टिकल ज्वाइंट इन स्ट्रेचर बॉन्ड। अच्छा, नंबर ऑफ वर्टिकल ज्वाइंट इन स्ट्रेचर कोर्स एक्स टाइम द नंबर ऑफ ज्वाइंट इन हेडर कोर्स। अगर देखा जाए ये स्ट्रेचर कोर्स है तो इसमें जो बॉन्ड हुआ वो कितना टाइम्स होगा हेडर कोर्स का। तो हेडर कोर्स अगर बनाते हैं तो इसका जो विड्थ होता है, लेंथ जो होता है हाफ होता है स्ट्रेचर का। तो यहाँ पर देखा जाए इसमें अगर इसमें 1 बॉन्ड है वर्टिकल बॉन्ड, तो इसमें कितना होगा 1 2 3 4, इसमें 4 हो जाता है। तो इसका कह सकते हैं कि इसका 1 इसमें अगर देखा जाए 2 ब्रिक में तो इसका कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए स्ट्रेचर कोर्स है, ये हेडर कोर्स हो गया। यहीं पे अगर बना देते हैं हेडर कोर्स, इसमें इसका आधा होता है। तो कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट जो स्ट्रेचर कोर्स में होगा वो हाफ होगा किसका, हेडर कोर्स का। जो अगर स्ट्रेचर कोर्स में अगर 2 ब्रिक इसका लेंथ जो होता है ज़्यादा होता है, तो जो वर्टिकल जॉइंट होगा हेडर कोर्स में इसका आधा होगा, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। जो नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट जो होता है वो कम होता है किसमें, स्ट्रेचर कोर्स में इन कंपेयर टू हेडर। कितना होता है 1/2 होता है कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स कंपेयर कर रहा है द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स। हेडर कोर्स में जो थिकनेस होता है, हेडर कोर्स स्ट्रॉन्ग कोर्स होता है, तो इसमें जो थिकनेस होगा इसका कम होगा। ठीक है, तो हेडर कोर्स का जो थिकनेस होता है वो कम होता है किसके कंपेयर में, स्ट्रेचर कोर्स के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड द डबल फिल्मिश बॉन्ड इज। तो इंग्लिश बॉन्ड के कंपेयर में डबल फिल्मिश बॉन्ड क्या होता है। तो डबल फिल्मिश बॉन्ड ऐसा कुछ होता नहीं है, कंपेयर करने से इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड माना जाता है। तो इसको ये नहीं कह सकते इंग्लिश बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, बट ये कह रहा है क्या, एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फिल्मिश बॉन्ड क्या होगा। तो डबल फिल्मिश बॉन्ड को वीक कह सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें कोई ऐसा दिया हुआ नहीं है जो इसको वीक हो। और इसको कंपेयर करना रहता है एज कंपेयर टू डबल फिल्मिश बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड, तो कह सकते थे कि इंग्लिश बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इंग्लिश बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन जो होता है कोई भी मैचिंग नहीं कर रहा, तो इस तरह से इसका डी आंसर हो जाएगा। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड अभी हम लोग जानते थे कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो मिनिमम बाल थिकनेस होता है कितना होता है 1.5 ब्रिक बाल का होता है। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैक अभी हम लोग देखे थे, पहले भी हम लोग बताए थे इसके बारे में कि अगर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है जो मिनिमम थिकनेस इसका जो होता है 1.5 ब्रिक होता है। ठीक है, और इसका एक और प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर फेस साइड से अगर देखे जाए, इसको फेसिंग साइड से देखा जाए तो ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तरह शो करता है, और बैक साइड से अगर देखा जाए तो ये इंग्लिश बॉन्ड की तरह शो करता है। तो इसको ट्रिक्स याद करने के लिए कह सकते हैं कि फेसिंग साइड से देखा जाए तो क्या करेगा डबल फ्लेमिश बॉन्ड, तो FD याद रहेगा, FD डबल फ्लेमिश बॉन्ड। और अगर बैक साइड से देखा जाए तो ये इंग्लिश बॉन्ड। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड तो सबसे पहले जो होता है इसका थिकनेस मिनिमम 1/1.5 ब्रिक बाल होता है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड इन फेसिंग, अगर फेस की तरह से देखा जाए तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होगा, सही है। और इंग्लिश बॉन्ड बैक, अगर बैक से देखा जाए तो वो इंग्लिश बॉन्ड होगा। इस तरह से मेरा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन द केस ऑफ फाउंडेशन ऑन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है वो कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। तो सैंडी सॉइल में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है 25 mm होता है। ठीक है, सैंडी सॉइल में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है वो कितना होता है 25 mm होता है। यही अगर क्ले सॉइल रहता है, यहाँ पे अगर क्ले सॉइल रहता तो क्ले सॉइल में जो होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट वो कितना होता है 45 mm होता है। ठीक है, अगर सैंडी सॉइल में कितना हो गया 25 mm, और यहीं पर अगर क्ले सॉइल रहता तो कितना होता 45 mm। ठीक है, ये हो गया। और यही अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट, अगर टोटल सेटलमेंट रहता, टोटल सेटलमेंट सैंडी सॉइल में 40 होता है और 65 किस में होता है क्ले में होता है। क्ले में होता है टोटल सेटलमेंट 65। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 65 हो गया टोटल सेटलमेंट इन क्या क्ले में। ठीक है, 40 किसका हो गया टोटल सेटलमेंट इन सैंड, 25 क्या हो गया डिफरेंशियल सेटलमेंट इन सैंड, और अगर 45 रहता तो 45 होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट इन
क्ले, डिफरेंशियल सेटलमेंट इन क्ले। तो चारों हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल सुटेबल मेथड टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बोल रहा है, हम लोग जानते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो स्वेलिंग होता है, ठीक है। ये माउंट मोरेलराइट सॉइल होता है जो काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होता है इसका, ब्लैक कॉटन सॉइल का। तो पूछ रहा है क्या, इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल द मस्ट सुटेबल मेथड फॉर इंक्रीजिंग द बेयरिंग कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन सा मेथड है। तो रिप्लेस द पुअर सॉइल, जो पुअर सॉइल को रिप्लेस कर देंगे तो इसका बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द टाइप ऑफ फुटिंग विच इज यूज टू ट्रांसमिट हैवी लोड थ्रू द स्टील कॉलम, स्टील कॉलम के थ्रू जब हम हैवी लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका कौन सा फाउंडेशन होगा, कौन सा फुटिंग यूज होगा, तो होगा ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन जो होता है स्टील फाउंडेशन होता है, स्टील की तरह स्टील कॉलम यूज किया जाता है इसमें, तो बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड, अब ये पूछ रहा है टोटल सेटलमेंट किसमें, आइसोलेटेड फाउंडेशन फॉर क्ले। अभी हम लोग देखेंगे जो मैक्सिमम होता है टोटल सेटलमेंट कितना होता है इसमें, तो अभी हम लोग पीछे भी देखे थे, जो मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट कितना था क्ले में, तो 65 mm था, ठीक है। ये अगर सैंड रहता और टोटल सेटलमेंट पूछता तो कितना होता है 40 mm होता, सैंड में कितना होता है 40 mm होता, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ किसका हो गया, मेरा क्ले के लिए हो गया टोटल सेटलमेंट। ये किसके लिए होगा, सैंड के लिए हो गया टोटल सेटलमेंट, ठीक है। 25 क्या था, 25 हम लोग पीछे भी देखे थे, 25 में क्या था, डिफरेंशियल सेटलमेंट था, डिफरेंशियल सेटलमेंट था किसमें, सैंड में, डिफरेंशियल सेटलमेंट था सैंड में। और 40 क्या था, यहाँ टोटल सेटलमेंट हो जाएगा किसमें, सैंड में। ये याद रखना। 65 क्या हो गया, टोटल सेटलमेंट हो गया क्ले में। तो यहाँ पर आंसर इसका जो हो गया, क्ले पूछ रहा था और टोटल पूछ रहा था सेटलमेंट, तो 65 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा था। टाइप ऑफ पाइल विच इज ड्राइवन एट द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन पे कौन सा पाइल होता है, तो इंक्लाइन के लिए बैटर पाइल होता है, जो बैटर पाइल होता है यूज किया जाता है इंक्लाइनेशन के, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मिनिमम डेप्थ पूछ रहा है किसका, फाउंडेशन का, क्ले में। तो क्ले में जो मिनिमम डेप्थ होता है फाउंडेशन का वो कितना होता है, 0.9 मीटर होता है, 0.9 मीटर होता है, या फिर इसको कह सकते हैं कि 900 mm होता है, 900 mm कह सकता है, या फिर 0.9 मीटर का था, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाता है मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट, फिर से आ गया टोटल सेटलमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में हम लोग रफ की तरह यूज़ करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन में पूछ रहा है कि टोटल सेटलमेंट कितना होगा, उसमें भी क्ले पूछ रहा है, राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले। तो क्ले में जो होता है 65 से लेकर के 100 तक होता है mm में क्ले में, और ये अगर सैंड रहता तो सैंड में कितना होता है 40 to 65 mm तक, ये याद रखना राफ्ट फाउंडेशन में। तो यहाँ से देख लिए हम लोग, अगर 42 ये रहा तो ये किसके लिए है मेरा, अगर राफ्ट फाउंडेशन है सैंड पे है तो, लेकिन क्ले पूछ रहा था तो क्ले में कितना होता है 65 to 100 mm, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, डिफरेंशियल सेटलमेंट था किसमें, सैंड में डिफरेंशियल सेटलमेंट था, ये राफ्ट फाउंडेशन में हो गया 40 to 65। और क्ले में अगर पूछा राफ्ट फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन में क्ले में टोटल सेटलमेंट कितना होगा तो 65, सबसे ज़्यादा होता है राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल, राफ्ट फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा सेटलमेंट जो होता है राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल, जो कि 65 to 100 होता है। यही अगर 40 to 65 किस में रहता है, राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंडी सॉइल, राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंडी सॉइल, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉक्ड एरिया, वाटर लॉक्ड सॉइल जो है कैन बी इम्प्रूव्ड, तो वाटर लॉक्ड जो सॉइल है उसका बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाया जाए तो कैसे बढ़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, जो कॉम्पैक्टिंग द सॉइल, सॉइल को कॉम्पैक्ट करके ड्रेनेज द सॉइल, ड्रेनिंग द सॉइल, द सॉइल को अगर ड्रेन कर दिया जाए तो जो बेयरिंग कैपेसिटी होगा सॉइल का वो बढ़ सकता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द टाइप ऑफ फ्लोरिंग सूटेबल, जो फ्लोर का जो है सूटेबल किसके लिए, चर्च, थिएटर, पब्लिक लाइब्रेरी एंड अदर चर्च प्लेसेस। तो देख रहे हैं कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है चर्च, थिएटर एंड पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये क्या होता है, जो साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए जो भी जगह है जहाँ पे साउंड को एब्जॉर्ब करने वाला फ्लोर होना चाहिए, तो ऐसा फ्लोर बनाना चाहिए फर्स्ट जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, जहाँ पे साउंड पोल्यूशन नहीं हो पाए, साउंड को कम किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए। तो ऐसा कौन सा देख लेते हैं ऑप्शन, कॉर्क फ्लोरिंग, जो कॉर्क फ्लोरिंग जो है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि साउंड जो है एब्जॉर्ब करता है। तो चर्चेज, थिएटर एंड पब्लिक लाइब्रेरी में जो यूज होगा फ्लोरिंग वो कौन सा होगा, तो कॉर्क फ्लोरिंग यूज होगा, दैट इज यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंग लाइन
एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ द आर्च। अगर देखा जाए ये मेरा आर्च है, ये आर्च है, ये जो लाइन होता है, अगर ये एबटमेंट हो गया तो ये जो लाइन हो गया इसको बोलते हैं स्प्रिंजिंग लाइन, इसको बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर, ये हो गया इनर कर्व, ये हो गया आउटर कर्व, ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर। तो इनर और स्प्रिंगिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा है क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो राइज बोलते हैं। ये देख रहे हैं, इसको राइज बोलते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं इसका राइज बोलते हैं। इसी को अगर इंट्राडोस जो होता है, अगर जो कर्व देखा जाए तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडोस, इसको बोलते हैं इंट्राडोस। ये हो गया एक्स्ट्राडोस, जो बाहर का हो गया आउटर वाला, उसको बोलते हैं एक्स्ट्राडोस। और जो इनर साइड जो कर्व है आर्च का, जो इनर पोर्शन है उसको बोलते हैं इंट्राडोस। इंट्रा मीन्स अंदर की ओर, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर की ओर। स्पिंडल क्या होता है, जो बाहर जो इसके ऊपर जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्पिंडल। जो स्पिंडल जो होता है, अगर मान लीजिए इस तरह से आर्च बन रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी किया जाए तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन यहाँ पर जो बना उसी को बोलते हैं हम लोग स्पिंडल। तो हम लोग देख लिए कि इंट्राडोस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो इनर साइड वालों को। अगर एक्स्ट्राडोस किसको बोलते हैं, तो आउटर साइड वालों को। स्पिंडल किसको बोलते हैं, जो ट्रायंगुलर पोर्शन बोलता है उसको एक्सटेंडर। राइज क्या हो गया, जो स्प्रिंजिंग और इंट्राडोस के बीच का जो हाइट हो गया उसी को बोलते हैं राइज, इसका आर्च का। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो गया, राइज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द डेप्थ, पूछ रहा है डेप्थ और हाइट ऑफ द आर्च। हाइट पूछ रहा है या डेप्थ पूछ रहा है, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोस एंड एक्स्ट्राडोस। अभी हम लोग देखें ये मेरा इंट्राडोस और एक्स्ट्राडोस था, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का उसी को क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ ऑफ आर्च। ये पूछ रहा है डेप्थ क्या होता है आर्च का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोस एंड आउटरडोस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंजिंग लाइन एंड इंट्राडोस, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, राइज। अभी हम लोग देखे थे जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंजिंग लाइन एंड इंट्राडोस, इसको क्या बोलते थे, राइज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंजिंग लाइन एंड एक्स्ट्राडोस, एक्स्ट्राडोस इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो देख सकते हैं कि जो दिया वर्टिकल डिस्टेंस, जो स्प्रिंजिंग लाइन इंट्राडोस, इसको क्या बोले थे हम लोग, राइज, जो प्रीवियस क्वेश्चन था मेरा। यहाँ पूछ रहा है डेप्थ। डेप्थ क्या होता है, इंट्राडोस और एक्स्ट्राडोस के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, उसी को बोलते हैं डेप्थ, डेप्थ ऑफ आर्च। ठीक है, डेप्थ ऑफ आर्च। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द ट्रायंगुलर स्पेस पूछ रहा है फाउंड बिटवीन द एक्स्ट्राडोस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा थ्रू द क्रोन। अभी हम लोग देखे थे क्रोन क्या होता है, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसको क्रोन बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा किया जाए इस पर, तो जो ट्रायंगुलर पोर्शन बना यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, तभी हम लोग देखे थे इसको स्प्रिंडल बोलते हैं। तो स्प्रिंडिंग बोलते हैं जो ट्रायंगुलर पोर्शन हो गया, जो क्रोन के पास से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा किया जाए तो जो ट्रायंगुलर पोर्शन बचा एक्स्ट्राडोस के ऊपर उसी को बोलते हैं स्प्रिंडिंग, स्पैंड्रेल, दैट इज बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, द लिंटल आर प्रीफर टू आर्च बिकॉज, लिंटल को प्रीफर किया जाता है किससे कंपेयर में, आर्च के प्रीफर में। क्योंकि आर्च रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पैन द ओपनिंग लाइक डोर विंडो etc, सही है। द आर्च रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग अबेटमेंट टू बी द स्टैंड एंड आर्च ट्रस्ट, सही है। आर्च आर डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन, आर्च डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए इसको लिंटल यूज किया जाता है, दैट इज ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च सैंड बॉक्स मेथड इज यूज। जो आर्च का कंस्ट्रक्शन में सैंड बॉक्स मेथड जो यूज किया जाता है वो क्यों यूज किया जाता है वो पूछ रहा है। तो सैंड बॉक्स मेथड यूज किया जाता है किसके लिए, सेंटरिंग के लिए नहीं, सेंटरिंग के लिए नहीं, एक्चुअल लेइंग ऑफ द आर्च वर्क इसके लिए नहीं, स्ट्राइकिंग द सेंटरिंग, स्ट्राइक करने के लिए, हाँ स्ट्राइकिंग द सेंटरिंग के लिए यूज किया जाता है सैंड बॉक्स। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन लिंटल over the flat arch for the purpose of carrying the load of the wall above each। क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन लिंटल। अगर मान लीजिए एक वुडन लिंटल है, ठीक है, इसके ऊपर एक आर्च कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ओवर ए फ्लैट आर्च। अच्छा, ये फ्लैट आर्च के ऊपर कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग द लोड ऑफ द वॉल। अच्छा, इसके ऊपर बाल बनाने के लिए जो दीवार इसके ऊपर बना हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेवलिंग आर्च। जो रियलिविंग आर्च जो होता है इसी को रियलिविंग आर्च बोलते हैं। इस तरह से जो बना है, जो दरवाज़ा के ऊपर, जो मेन गेट के ऊपर जो बनता है इस तरह से, तो इसके ऊपर जब हम लोग ब्रिक बाल यूज करते हैं ब्रिक लोड लेने के लिए, तो इस तरह से आर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियलिविंग आर्च बोलते हैं, दैट इज सी।
नेक्स्ट देखा जाए क्या कर रहा है, द टाइप ऑफ जॉइंट कॉमनली यूज्ड एट जंक्शन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाई बीम इन द टिम्बर ट्रसेस। क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ जॉइंट, जॉइंट पूछ रहा है कॉमनली यूज कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एट द जंक्शन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाई, टाई और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में जो यूज हो रहा है। तो हम लोग देखो प्रिंसिपल राफ्टर कौन सा होता है, अगर इस तरह से देखा जाए तो ये हो गया टाई बीम, ठीक हो गया, ये होता है किंग पोस्ट, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल राफ्टर, ये प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, ये हो गया टाई बीम। तो दोनों के ये टाई बीम मेरा हो गया, नीचे का जो ओरिजिनल पोर्शन हो गया वो टाई बीम हो गया, ठीक है। तो जो ज्वाइंट हो गया उसको कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं, तो इन जो ये प्रिंसिपल राफ्टर और ये टाई बीम दोनों का जो ज्वाइंट हो गया, ये पूछ रहा है क्या होता है। मान लिया जाए ये मेरा ये टाई बीम होता है, ये मेरा टाई बीम है, ये प्रिंसिपल राफ्टर, ये किंग पोस्ट होता है। तो जो ये जो ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट पूछ रहा है क्या होता है, तो ऑब्लिक मोटर एंड टेनन ज्वाइंट। तो ये ऑब्लिक हो रहा था, इस तरह से बन रहा है यहाँ पे ज्वाइंट, तो ये ऑब्लिक हो गया, ऑब्लिक मोटर एंड टेनन ज्वाइंट, तो इसको ऑब्लिक मोटर एंड टेनन ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ रूफ सुटेबल फॉर प्लेन, प्लेन वेयर द रेनफॉल इज मर्ज एंड टेम्परेचर इज हाई, हाई टेम्परेचर और प्लेन, हाई टेम्परेचर एरिया में जो कौन सा टाइप का रूफ यूज करते हैं, सुटेबल फॉर प्लेन, जो प्लेन हो और हाई टेम्परेचर हो, तो उसमें कौन सा रूफ यूज करते हैं, कौन से टाइप का, तो उसको फ्लैट रूफ यूज किया जाता है, डेट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है 34 नंबर, पिच एंड स्लोपिंग रूफ आर सुटेबल फॉर, पिच और स्लोपिंग रूफ कहाँ यूज किया जाता है। स्लोपिंग रूफ कहने का मतलब है, स्लोपिंग रूफ कहाँ यूज किया जाता है, तो कोस्टल रीजन में, जो पहाड़ी इलाका हो गया उस इलाके में कौन सा यूज करते हैं, तो कोस्टल रीजन में यूज करते हैं कौन सा पिच। प्लेन रीजन में कौन सा यूज करते हैं, तो फ्लैट रूफ यूज करते हैं। कोस्टल रीजन में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लोपिंग रूफ यूज करते हैं। प्लेन रीजन में कौन सा यूज करते हैं, तो फ्लैट रूफ यूज करते हैं। प्लेन रीजन में हम लोग फ्लैट रूफ यूज करते हैं और कोस्टल रीजन में हम लोग स्लोपिंग रूफ यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप्स इन टू डायरेक्शन विथ ब्रेक इन द स्लोप ऑन द ईस्ट साइड। कह रहा है क्या, द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन विथ ए ब्रेक इन द स्लोप, इस तरह से है, तो इसको बोल रहा है द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में स्लोप है, ब्रेक इन द स्लोप ऑन द ईस्ट साइड इज नोन एज, तो इसको कौन सा रूप बोलते हैं वो पूछ रहा है, तो इसको गैम्बलर रूप बोलते हैं। इस तरह से जो रहता है उसको गैम्बलर रूप बोलते हैं, ठीक है। जो एक हीप होता है, एक हीप जो होता है, हीप भी एक तरह का रूप है। इसमें जो होता है, जो चारों साइड जो होता है, मीन्स चार साइड जो रूफ का होता है, तो इधर भी और इधर चारों साइड स्लोप होता है, उसको हीप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर टू साइड पूछ रहा था, अगर चारों साइड रहा, अगर चारों साइड स्लोपिंग रहा तो उसको कौन सा बोलते हैं, हीप बोलते हैं। लेकिन टू साइड पूछ रहा है, टू साइड में इस तरह से अगर बनता है स्लोप तो उसको बोलते हैं गैम्बलर रूप। तो इसमें पूछ रहा था टू साइड में, तो गैम्बलर रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था मैसन रूप, मैसन रूप कौन सा रूप होता है, टू डायरेक्शन विदाउट ब्रेक, नहीं फोर डायरेक्शन में रहता है। जो मैसन रूप होता है 4 डायरेक्शन में और ब्रेक होता है 4 डायरेक्शन, ठीक है, विथ ब्रेक। तो स्लोप होता है चारों डायरेक्शन में रहता है, अभी हम लोग देखे थे। अगर 4 डायरेक्शन में करना है तो चारों डायरेक्शन में, लेकिन इसमें भी ब्रेक होता है, और नीचे भी अगर इस तरह से बन रहा है तो एक और ब्रेक करेगा चारों साइड से, एक साइड ऐसा होता है ब्रेक करता। ब्रेक करने का मतलब होता है कि 2 बार स्लोप हो, एक स्लोप यहाँ हो गया, फिर एक स्लोप ऐसे हो गया, 2 बार ब्रेक हो, इसी को ब्रेकिंग स्लोप बोलते हैं। तो मंसर्ड जो रूप होता है उसमें 4 साइड होता है, 4 डायरेक्शन में स्लोप होता है विथ ब्रेक। तो इस तरह से इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है 37 नंबर, द हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस प्रोवाइड एट द अपेक्स ऑफ द रूफ, अपेक्स पे प्रोवाइड किया जाता है रूफ ट्रस का भी, सपोर्ट द कॉमन राफ्टर। तो कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, द हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस प्रोवाइड एट द अपेक्स ऑफ द रूफ। जो रूफ ट्रस है इसके जो ऊपर में प्रोवाइड किया जाता है सबसे अपेक्स पे, ट्रस पे सपोर्ट द कॉमन राफ्टर, कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए जो अपेक्स पे यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रीज बोर्ड बोलते हैं। जैसे ही अपेक्स आए, अपेक्स पे जो प्रोवाइड किया जाता है ट्रस का, तो उसको क्या बोलते हैं, तो रीज बोर्ड बोलते हैं। ये हो गया रीज बोर्ड, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए तो लोअर एज ऑफ द पिच्ड रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप डाउन
बोल रहा है कि जो लोअर एज हो गया किसका, पिच रूफ का, जो लोअर एज ऑफ द पिच रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप डाउन, जहाँ से जो रेन वाटर है वो निकाला जाए उसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए ये स्लोपिंग रूफ मेरा हो गया, इस तरह से मेरा जो स्लोपिंग रूफ हो गया, तो इसको साइड में जो बना हुआ रहता है इस तरह से, जिससे यहाँ से जो रेन वाटर जो अगर आए इससे, तो इससे हम लोग निकाल सकें बाहर, रेन वाटर रिमूव किया जा सकता है। तो वही बोला द लोअर एज ऑफ द पिच रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप डाउन, जहाँ से जो रेन वाटर है उसको ड्रॉप डाउन किया जा सके, तो उसको उस पोर्शन को क्या बोलते हैं। ये मेरा सरफेस, ये मेरा रूफ हो गया, ठीक है। तो इसके जो नीचे का जो पोर्शन होता है इस तरह से बना रहता है, रेन वाटर को रिमूव करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। तो दैट इज एप्स बोलते हैं। डी इसी पोर्शन को बोला कि जो रेन वाटर होता है इस तरह से अगर मेरा स्लोपिंग साइड है, कि जो लास्ट में एंड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एप्स बोलते हैं। दैट इज डी। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, हायर पिच ऑफ द रूफ, अगर हायर पिच बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो रिजल्ट, तो पिच हायर अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो रिजल्ट स्ट्रॉन्गर द रूफ जो होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रिक्वायर मोर कवरिंग मटेरियल। हाँ, जो पिच अगर बढ़ा दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग रूफ बनेगा, ठीक है। रिजल्ट बिकर रूफ, बिकर नहीं, जब स्ट्रॉन्गर हो गया तो बिकर नहीं होगा। रिक्वायर मोर कवरिंग मटेरियल है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसको, तो कह सकते हैं कवरिंग मटेरियल ज़्यादा आएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो 1 और मेरा 3 सही होगा, 1 और 3 देख लेते हैं, दैट इज ए में सही है। तो जैसे ही मेरा पिच को बढ़ाएंगे तो रूफ जो होगा स्ट्रॉन्ग बनेगा और कवरिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, कपल क्लोज रूफ इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम स्पैन कितना होगा कपल क्लोज रूफ का, तो मैं कपल क्लोज रूफ जो होता है 4.5 मीटर का होता है। कपल क्लोज रूफ कैसा होता है, अगर इस तरह से देखा जाए तो इसमें टाई बीम रहता है, ठीक है, इसमें टाई बीम इंक्लूड रहता है, तो ये कपल क्लोज हो गया। यही अगर मतलब टाई बीम नहीं रहता तो उसमें सिर्फ कपल रूफ होता है। मीन्स इस तरह से अगर शेप रहे तो ये कपल रूफ हो गया। तो कपल रूफ का जो होता है 3.5 मीटर होता है, ठीक है। अगर फ्लैट रूफ रहे, लिंटो रूफ रहे या बरामदा के लिए रहे तो 2.5 मीटर का हो जाएगा। तो इस कह सकते हैं कि ये जो हो गया मेरा 4.5 मीटर किसके लिए हो गया, तो कपल क्लोज रूफ के लिए हो गया। 3.5 मीटर किसके लिए हो गया, तो क्लोज कपल रूफ के लिए हो गया, ठीक है। अगर सिर्फ कपल रूफ रहता तो उसके लिए 3.5 मीटर होता मैक्सिमम स्पैन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कपल क्लोज रूफ था तो इसके लिए 4.5 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन था कपल क्लोज रूफ के लिए मैक्सिमम स्पैन कितना होना चाहिए, 4.5 मीटर। और जो रूफ होता है इस तरह से बनता है, इसमें एक टाई बीम इंक्लूड रहता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 4.5 मीटर का मैक्सिमम स्पैन, ठीक है। यही अगर सिर्फ कपल रूफ रहता तो इस तरह से रहता तो इसका मैक्सिमम जो स्पैन होता है 3.5 मीटर का होता है, लेकिन कपल क्लोजर के लिए 4.5 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा है, इन कॉलर बीम देयर इज नो हॉरिजॉन्टल टाई बीम। कॉलर बीम में हॉरिजॉन्टल बीम नहीं रहता है, नहीं ऐसा नहीं, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल टाई एट द फीट ऑफ द ड्राफ्ट बूम ओनली, गलत है। देयर इज ए हॉरिजॉन्टल टाई एट ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ द राफ्टर वाले, हाँ मिडिल पे रहता है, जो मिडिल पोर्शन है राफ्टर का वहाँ पे किया जाता है कॉलर बीम का। दैट इज सी, इसका क्या आंसर हो गया। द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट का क्या फंक्शन है, अभी हम लोग देखे थे किंग पोस्ट कौन सा होता है। अगर ये मेरा ट्रस है, ये मेरा टाई बीम है, तो यहाँ जो पोस्ट होता है ये किंग पोस्ट होता है, इसको बोलते हैं किंग पोस्ट जो होता है इस बीम को सैग करने से बचाता है। इसका जो मेन काम है इस बीम को सैग करने से बचाना, मीन्स टाई बीम को जो सैग करने से बचा रहा है। तो बोला टू सपोर्ट द फ्रेम, सपोर्ट टू रिसीव द एंड ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर, टू प्रिवेंट द वॉल फ्रॉम द स्पेंडिंग, टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम द सैगिंग, यही ऑप्शन है। जैसे हम लोग देखा जाए अगर ये ट्रस हो गया, ठीक है, तो ये ट्रस हो गया, इसका सपोर्ट होता है। अगर यहाँ पे टाई बीम है, इसको टाई बीम बोलते हैं। तो ये जो बीच में जो एक पोस्ट होता है इसको किंग पोस्ट बोलते हैं। ये मेरा किंग पोस्ट हो गया। किंग पोस्ट का काम क्या होता है कि टाई बीम को नीचे सैग करने से रोके या में प्रिवेंट करे, तो टू प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ टाई बीम। तो ऑप्शन देखा जाए इसका, तो प्रिवेंट द टाई बीम ऑफ सैगिंग, दैट इज डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए तो फंक्शन ऑफ क्लीट, जो क्लीट होता है उसका क्या फंक्शन। क्लीट जो होता है अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो पर्लिन होता है, पर्लिन को रोटेट करने यहाँ पे दिया जाता है। जो पर्लिन है उसको रोटेट करने से जो होता है टिल्ट करने से
ये पर्लिन को रोटेट करने से, टिल्ट करने से रोकता है। जो क्लीट है उसको यूज किया जाता है। जो अगर ये पोस्ट है, यहाँ पे क्लीन दिया जाता है, इसके ऊपर पर्लिन रहता है। तो क्लीट का काम यही है कि इसको जो होता है टिल्ट करने से रोके, किसको, पर्लिन को। तो ऑप्शन देखा जाए, फंक्शन ऑफ क्लीट क्या होता है रूफ ट्रस में, टू सपोर्ट द कॉमन, नहीं सपोर्ट के लिए नहीं होता। टू प्रिवेंट द पर्लिन फ्रॉम टिल्ट, पर्लिन को टिल्ट करने से रोकने के लिए यूज किया जाता है किसका, क्लीट का। क्लीट एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है ट्रस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो टिल्ट है उसको टिल्ट नहीं होने देता है पर्लिन को। तो इस तरह से इसका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द टर्म स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है वो पूछ रहा था। स्ट्रिंग क्या होता है, जो स्टेयर जो बनता है, स्टेयर केस जो बनता है, अगर इस तरह से स्टेयर बना रहे हैं, अगर देखा जाए इस तरह से स्टेयर बनता है, ये जो पोर्शन हुआ इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। जो स्टेयर केस जो होता है, अगर स्टेयर बना रहे हैं इस तरह से, जो हॉरिजेंटल पार्ट हो गया, नीचे का स्लोपिंग पोर्शन हो गया, उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। ये बोल रहा था टर्म स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता था, अनडिजिबल ऑफ द स्टेयर, आउटर प्रोजेक्शन एज ऑफ द थ्रेड, इसको तो नोज बोलते हैं, आउटर प्रोजेक्शन को इसको क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। द स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप्स इन द स्टेयर, हाँ स्लोपिंग मेंबर अभी हम लोग देखे, जो स्लोपिंग मेंबर हो गया, यहीं से हम लोग जो स्टेप अगर बनाते हैं, स्टेयर अगर बनाते हैं, इस तरह से स्टेयर बनाते हैं, जो स्लोपिंग मेंबर जो हो गया इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। इसका जो स्लोपिंग होता है लगभग 40 डिग्री टू 25 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो हो गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होगा, तो स्लोपिंग मेंबर हो गया किसका, सपोर्ट करने के लिए स्टेप को, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द वर्टिकल पोस्ट, द वर्टिकल पोस्ट प्लेस एट द टॉप एंड बॉटम एंड ऑफ द फ्लैट सपोर्ट द हैंड रेल और नोन एज। जो पूछ रहा है वर्टिकल पोस्ट प्लेस कहाँ, टॉप एंड बॉटम पे, किसका, फ्लैट का। फ्लैट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्लैट जो होता है स्टेयर का, इसी को बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में और एंडिंग पे जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वो बोल रहा। तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको नेवल पोस्ट बोलते हैं, दैट इज बी। इसको कह सकते हैं कि वर्टिकल पोस्ट, जो वर्टिकल पोस्ट पूछ रहा है किसमें, प्लेस्ड कहाँ पे, टॉप एंड बॉटम पे, फ्लैट में। फ्लैट क्या होता है, जो कम्बिनेशन ऑफ स्टेप को फ्लैट बोलते हैं। तो मैक्सिमम फ्लैट जो होता है एक दो के बीच में, नंबर ऑफ, एक फ्लैट में जब नंबर ऑफ स्टेप होता है मैक्सिमम 12 होता है, और मिनिमम जो होता है 3 होता है। तो बोल रहा है कि फ्लैट के जो स्टार्टिंग पे, मीन्स बॉटम पे और टॉप पे जो वर्टिकल पोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको नेवल पोस्ट बोलते हैं। समझ गए कि फ्लैट क्या होता है, फ्लैट वही नंबर ऑफ कम्बिनेशन, या कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ स्टेप, जो कम्बिनेशन होता है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग का जो होता है बॉटम और टॉप का, उसमें पूछ रहा था, तो नेवल पोस्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप पूछ रहा है किसका, मैक्सिमम, किसमें, फ्लैट में। फ्लैट अभी बोला कि कम्बिनेशन ऑफ स्टेप होता है, तो कम्बिनेशन ऑफ स्टेप जो होता है उसी को फ्लैट बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो स्टेप होता है एक फ्लैट में वो कितना होता है, मैक्सिमम 12 होता है, 12 होता है मैक्सिमम फ्लैट, एक फ्लैट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप 12 होता है, और मिनिमम 3 होता है। तो नेक्स्ट देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ रहा है फिर से, फ्लैट जनरली शुड नॉट बी लेस देन, मतलब मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम भी हम लोग देखें 3 होता है। तो एक फ्लैट में कितना होता है, 3 से लेकर 12 तक, मैक्सिमम 12 मिनिमम 3 नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा था, सम ऑफ थ्रेड, थ्रेड एंड राइज। थ्रेड किसको बोलते हैं, अगर मान लिया जाए ये मेरा स्टेप है, ये मेरा स्टेप है, स्टेयर केस कह सकते हैं, स्टेप भी बोल सकते हैं, स्टेयर ये हो गया। तो ये जो पोर्शन हो गया इसको राइज बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल पोर्शन हो गया उसको थ्रेड बोलते हैं। इसी का जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन रहता है इसको हम लोग बाहर की ओर जो निकला हुआ रहता है थोड़ा सा हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, उसको हम लोग नोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइज हो गया, ये थ्रेड हो गया। तो ये पूछ रहा है द सम ऑफ थ्रेड एंड राइज मस्ट बिटवीन, तो सम ऑफ थ्रेड एंड राइज का जो समेशन होता है वो कितना होना चाहिए, वो पूछ रहा है। तो सम ऑफ राइज मीन्स राइज प्लस थ्रेड, सम ऑफ राइज एंड थ्रेड जो होता चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 400 टू 450 मीन्स कहने का मतलब है राइज प्लस थ्रेड का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो कितना होता है, 400 से लेकर के 450 तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखा जाए दैट इज बी, सम ऑफ थ्रेड एंड राइज। थ्रेड भी देख लिए क्या होता है, अगर थ्रेड देखा जाए तो ये हो गया मेरा राइज, और जो हॉरिजेंटल पार्ट हो गया उसको बोलते हैं थ्रेड,
और इस कॉम्बिनेशन को टोटल नंबर ऑफ स्टेप को क्या बोलते हैं, फ्लाइट। ठीक है, सब टर्म याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया सम ऑफ राइज एंड ट्रेड था, तो सम ऑफ थ्रेड एंड राइज कितना हो गया 400 to 450। द मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। तो मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग जो होना चाहिए, लैंडिंग क्या होता है, जो फ्लाइट का एंड में जो यूज किया जाता है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ अगर स्टेप बना रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप बना रहे हैं, तो जो 12 से अगर ज़्यादा होता है तो एक लैंडिंग दिया जाता है कुछ दूरी पे, तो उसका जो जो मिनिमम विड्थ है वो कितना होना चाहिए। तो मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, जो स्टेप का विड्थ है, स्टेयर का जो विड्थ है उसका इक्वल होना चाहिए। जो मिनिमम पूछ रहा है विड्थ कितना चाहिए, तो इक्वल टू स्टेयर, जो स्टेयर का जो है विड्थ वही इक्वल होना चाहिए विड्थ किसका, लैंडिंग का। सिर्फ इसका विड्थ जो है कितना इक्वल होना चाहिए, तो विड्थ होना चाहिए इक्वल किसका, लैंडिंग का। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इन ए गुड स्टेयर के इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच। पिच क्या होता है, वाइज स्लोपिंग एंगल पूछ रहा है, कितना होता चाहिए वो पूछ रहा है। तो गुड स्टेयर के लिए जो मैक्सिमम होना चाहिए वो 40 होता है और मिनिमम जो होता है वो 25 होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है, पिच कितना होना चाहिए, तो 40 और 25। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुड स्टेयर केस के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम पिच का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 40 और 20। मिनिमम होता है 25, 25 कितना हो गया मिनिमम हो गया 25। तो 25 मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया किसका, पिच का, और मैक्सिमम कितना हो गया 40। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका जो 150 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग देख लिए कि टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग 150 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। तो हम लोग स्टार्ट किए थे 101 से और सॉल्व करते हुए हम लोग पहुंच गए 150 तक। हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। इस पार्ट में भी हम लोग 50 क्वेश्चन को टोटल सॉल्व कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग को हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम लोग 151 से आगे का सॉल्व करेंगे, फिर से 50 क्वेश्चन बनाने का इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। इस पार्ट में 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, 50 क्वेश्चन तक का सीरीज ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं।